हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव इन आईबी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्जामिनेशन के लिए, और एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने टीयर में एग्जामिनेशन होगा, और एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट्स क्या हैं। तो आपके लिए एक सिंगल शॉर्ट वीडियो जहां पर आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक रीसेंट नोटिफिकेशन आई है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ACIO ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पार्ट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट है ये ग्रुप C पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, लेकिन इसका जो पे स्केल है वो आपको बहुत ही खुशी देने वाला है और आप लोगों को लगेगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी तलाश है वो यहां पर आके खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 995, एक बहुत ही अच्छा नंबर, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास वैकेंसीज है। और इन वैकेंसीज की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी 377 वैकेंसीज हैं, EWS कैटेगरी 129 वैकेंसीज हैं, OBC की 222 वैकेंसीज हैं, SC कैटेगरी 134 एंड ST कैटेगरी 133 वैकेंसीज हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम की तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पे स्केल के बारे में बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भाई ये जो लेवल 7 जॉब है, देखिए लेवल आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लेवल होते हैं। जैसे अगर मैं EPFO के EOA ऑफिसर की बात करूं तो दैट इज लेवल 8, अगर मैं APFC ऑफिसर की बात करूं दैट इज लेवल 10। तो सिमिलरली ये लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, और लेवल 7 में आपका पे स्केल क्या बताया गया है कि 44,900 से लेकर इस पर्टिकुलर पोस्ट पर आपकी जो सैलरी है 1,42,000 के आसपास तक जाएगी। और उन्होंने फर्दर इसका बाइफर्केशन दिया है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 44,900 होगा, उसमें DA, SSA, HRA ये सारी एडिशंस होंगी और तब जाके आपकी कंबाइंड सैलरी आएगी। तो दोस्तों सैलरी का अमाउंट तो बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन का सोर्स भी होने वाला है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपके पर्क्स, अलाउंसेस और डिफरेंट आपके कौन कौन से सैलरी के पार्ट रहेंगे वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए जब भी हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की किसी भी पोस्ट के लिए, तो दो तरह की जनरली जो हमें क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। एक है इसेंशियल कि भाई ये तो होनी चाहिए, और दूसरी है डिजायरेबल कि अगर ये होगी तो और अच्छा होगा। तो यहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर इसका इक्विवेलेंट कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर किसी एस्पिरेंट को एक अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर की तो उसको डिजायरेबल माना जाएगा। तो यहां पर फर्दर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है, क्या उसके पास वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए या फिर उसके पास अगर बेसिक नॉलेज है तो भी चलेगा, बट यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है एंड दैट इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है 18 से लेके 27 ईयर कि मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 18 उम्र से लेके 27 साल की उम्र तक के बीच में है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर फर्दर रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में कुछ लोग अगर हैं तो उनके लिए भी जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर दी गई है। जैसे SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, देखिए जो लोग ऑलरेडी IB का पार्ट हैं किसी डिफरेंट फॉर्म में, MTS में है या फिर किसी और डिपार्टमेंट में है, और अगर वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो अगर लगातार 3 साल तक IB के साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूअस जॉब में है 3 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट हैं और विडो हैं, ठीक है, जो है विडो हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं उनके हस्बैंड से, तो उनके केस में भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है एज पर देयर डिपार्टमेंट्स, और जो लोग सिख राइट्स या फिर गोधरा राइट्स का पार्ट है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। सिमिलरली जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों 2-3 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो कि क्लियरली मेंशन भी करे गए हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये भाई ऑल इंडिया सर्विस है, यहाँ पर आपको डिफरेंट एरियाज में पोस्टिंग मिल सकती है। तो आप लोग अगर पूरे इंडिया में सर्व करने के लिए रेडी हैं
देयरफॉर कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया दे शुड ओनली अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से एक जगह पे पोस्ट मिल जाएगी और आप पूरी जिंदगी उसी पोस्ट पे निकाल देंगे। थोड़े कम चांसेस हैं, क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए सीटें रिजर्व नहीं करी गई है, क्योंकि ये ऑपरेशनल पोस्ट है, ऑन द फील्ड पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये फिक्स्ड नहीं है, दे आर लायबल टू चेंज। और जो भी यहाँ पर आपको एज क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है 18 से 27, उसकी जो कैलकुलेशन एज रहेगी वो जो है वो अभी नोटिफिकेशन फर्दर जो डिटेल आएगी उसमें भी पता लगेगा। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है फॉर्म फिल करने की, उसके हिसाब से आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं या फिर आपकी एज लिमिट है वो डिसाइड होगी। उसके बाद आते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और आप लोगों को इसके बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। दोस्तों हम इस एग्जामिनेशन के लिए पहले भी जो है काफी बच्चों को गाइड कर चुके हैं। IBACIO जब लास्ट टाइम 2020 में आया था तब भी हमने एक कोर्स लॉन्च किया था और काफी लोग हमारे कोर्स का हिस्सा बने थे और काफी अच्छा सक्सेस रेट भी रहा था। तो हमें इस एग्जामिनेशन काफी नॉलेज है और मैं उसी नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड करने वाला हूं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो टीयर 1 जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो है टीयर 1 के बाद टीयर 2 और टीयर 2 के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब टीयर 1 क्या है, बेसिकली ध्यान सुनिए। टीयर 1 आपका एक MCQ बेस्ड पेपर है, जनरली ऑनलाइन पेपर होता है और इस पेपर में 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, 100 MCQs, और ये क्वेश्चन आपको 60 मिनट में आंसर करने पड़ेंगे। मतलब 60 मिनट में आप लोगों को 100 MCQs अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। हर एक MCQ 1 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क्स जो है इस पर्टिकुलर पेपर के टीयर 1 के वो 100 मार्क्स हैं। तो 100 क्वेश्चंस, 1 नंबर पर क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम एंड टोटल मार्क्स 100 मार्क्स। अब ये जो 100 क्वेश्चन है इनको फर्दर 5 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। ये 5 सेक्शन में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा करंट अफेयर का, जहां पे जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड जो सेक्शन होगा वो रहेगा जनरल स्टडीज का, जहां पर जनरल अवेयरनेस, अगेन जो GS वाला पोर्शन है, जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 फ्रॉम जनरल स्टडीज, 20 फ्रॉम करंट अफेयर, देन क्वांट से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। तो आपके टोटल 100 MCQs, 1 मार्क हर एक MCQ का 60 मिनट में इन 5 सेक्शन ऑफ 20 क्वेश्चन ईच आप लोगों को देखने को मिलेगा टीयर 1 में। और यहां पर टीयर 1 के लिए कट ऑफ मार्क्स भी बता रखे हैं कि भाई इतने मिनिमम मार्क्स तो आपको लेकर आने। नो डाउट पेपर में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ज्यादा मार्क्स होंगे, उसी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहां पर अगर आपके मिनिमम मार्क्स नहीं है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इवन इफ कि आपके जो आप 10% की ब्रैकेट में काउंट करते हो। 10% का मतलब क्या है, ये बोला गया है कि जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 995 है, ठीक है, फाइनल वैकेंसीज कितनी है, 995 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो इंटरव्यू स्टेज पे जाने के लिए इसका 995 इंटू 5 टाइम्स, और टीयर 2 जाने के लिए 995 इंटू 10 टाइम्स लोग आएंगे। तो अगर मान लो नंबर कम भी हो रहा होगा ना तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे अगर आपका कट ऑफ से कम स्कोर है। ये बात ध्यान रखिएगा। कट ऑफ क्या बोली गई है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको जो पेपर है 100 मार्क्स का टीयर 1, उसमें 35 नंबर लेकर आने पड़ेंगे। जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 33 नंबर लेकर आने पड़ेंगे, मिनिमम मार्क्स हैं ये। और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 35 है, और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 34 का स्कोर है जो मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो किसी बच्चे के जो ये 9,950 बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके इसके ऊपर नंबर आते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीयर 2 देने बैठेंगे। ध्यान रखिए एक बात, इन मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आप टीयर 2 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गए। इनसे ऊपर मार्क्स का मतलब आपको इन बच्चों की कैटेगरी में भी आना पड़ेगा, 9950 के अंदर आना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जो 9950 वाला बच्चा होगा, अगर मान लो उसके नंबर है 46, 45, ठीक है, एंड अगेन मान लो कोई नंबर है 40 की कैटेगरी में, तो भले ही उसका आपके नंबर है 35, तो आपको क्वालिफाई इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक कट ऑफ, आपको इससे ऊपर नंबर लेकर आना पड़ेगा। अगेन आपको मेरिट का पार्ट भी बनना पड़ेगा, तो सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होगी, बट डिस्पाइट द मेरिट आपको एक मिनिमम मार्क्स भी स्कोर करने पड़ेंगे। दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों जो टीयर 2 है, टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स का होगा। अगेन 1 घंटे का पेपर है और 1 घंटे के इस पेपर में 50 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और यहां पर एक ऐसे होगा 30 मार्क्स का और प्रेसी और आरसी होंगे अगेन 20 मार्क्स के मिला के। तो यहां पर टीयर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और यहां पर भी एक मिनिमम स्कोर बताया गया है कि 17 नंबर तो लेकर आने। देखिए इस कट ऑफ को बताने का मतलब क्या है कि दिस इज द बेसिक लेवल, इससे ऊपर हम मेरिट कंसीडर करेंगे। मतलब अगर इतने नंबर भी नहीं है फिर तो आप कहीं हिस्सा हो ही नहीं, लेकिन अगर आप इससे ऊपर नंबर लेकर आते हो तो आप शायद मेरिट का पार्ट बन सकते हो अगर आपके नंबर कट ऑफ से ऊपर है, ठीक है।
तो यहां पर ये बताया गया है। उसके बाद टीयर 2 के मिनिमम मार्क्स इन्होंने 17 बोला कि 33% आपको टीयर 2 में लाना है। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट www.mha.gov.in पे जाना पड़ेगा, या फिर आप www.ncs.gov.in पे जा सकते हो। और यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, अगेन आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि ये डेट्स जो हैं इसमें आपको लास्ट वाली डेट नहीं देखनी होती। जितनी जल्दी फॉर्म भर दो उतना बेहतर रहता है। जो ये डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो है 25 नवंबर 2023 से लेके 15 दिसंबर 2023 तक। तो लगभग आपके पास 20 दिन रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन बेहतर यही होता है कि पहले फॉर्म फिल कर दो। दोस्तों उसके बाद जो एग्जामिनेशन फीस है वो है आपकी 100 प्लस 400 रुपीज। एक है प्रोसेसिंग चार्ज और एक है आपकी जो नॉर्मल चार्जेस हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, उनको प्रोसेसिंग चार्ज तो देना ही देना है 450 रुपीज। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के, इनको एडिशनल 100 रुपीज और देने हैं एज एन एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, तो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपीज तो है ही है। मतलब अगर आप SC ST OBC वुमेन इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ये अमाउंट देना ही देना है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स, OBC जनरल कैटेगरी EWS, इनको 100 रुपीज और देने हैं, तो इनकी फीस 550 होगी। तो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अभी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगी जहां पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगेन यहां पर कुछ ये भी बताए गए हैं पॉइंट कि आपको जब फॉर्म फिल करना है तो उस टाइम आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के, तो आप एक बार इसको देख भी लीजिएगा। तो यहां पर इस नोटिफिकेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम वहां पे आपके डाउट रिजॉल्व कर देंगे। मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं कट ऑफ के बारे में अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है। देखिए आपके टीयर 1 का जो पेपर है, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ क्लियर, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए कि 100 मार्क्स का पेपर है। और यहां पर उन्होंने बोला कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स। ठीक है, दिस इज द कट ऑफ मार्क। तो अगर आपके 35 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप मेरिट में कंसीडर किए जाओगे, आप मेरिट का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपके नंबर है 47, ठीक है, और जो कट ऑफ होते हैं ना कि 9950 जो कैंडिडेट था उसके नंबर कितने थे, तो अगर आपके नंबर उस कैंडिडेट से ऊपर है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर उससे नीचे हैं तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे, भले ही आपकी कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं। कट ऑफ दिस बेसिक बेयर मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो बेयर मिनिमम मार्क्स उन्होंने कट ऑफ की फॉर्म में बता दिया कि भाई इतने तो आने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड जो है आपकी सिलेक्शन होगी। आपको कोई डाउट और नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अभी जो फॉर्म फिलिंग है वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो आप जितनी जल्दी फॉर्म भर दें उतना बेहतर रहेगा। और एज लिमिट 18 से 27 दोबारा मैं आपको बता दूं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 995 है, जनरल कैटेगरी के लिए 377, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 129, ओबीसी के लिए 222, एससी के लिए 134 और एसटी के 133। दोस्तों मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा आप लोगों के कि ये बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन है, बहुत ही क्वालिटी पेपर इसका होता है। तो आप लोगों को एक अच्छी मेहनत की जरूरत होगी, और जितनी प्लानिंग के साथ, जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इस एग्जाम को अप्रोच करेंगे, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और टीयर 2 के अंदर जो आपका इंटरव्यू होगा वहां पे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। तो आपको मल्टी लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यहां पर आप लोगों ने शायद प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी हो, तो आप लोगों को एक पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और एक अच्छी अप्रोच के इस एग्जाम को जो है टैकल करना चाहिए। एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप इस एग्जाम को क्लियर भी कर पाएंगे। दोस्तों आपकी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम भी जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे, कोर्स लेकर आएंगे। तो आप हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की चेक करते रहिएगा, जहां पर आपको हमारे कोर्स के बारे में अपडेट मिल जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जब तक अगर आप चाहें तो आप हमारे जो है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहां पर हम आपके डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।